पर आपके लिखे हैं। आप में से कोई बताएगा कि इन्हें क्या कहते हैं? जब आपसे पूछा जाए तो आप खड़े होकर वही बताएंगे। ठीक है, प्रतीक भाषा की सबसे छोटी इकाई, उसको कहते क्या है? ये जो शब्द में सारे जो वर्ण लिखे हुए हैं लिखित रूप में, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इन्हें व्याकरण की भाषा में क्या कहा जाता है? वर्ण। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है और जब हम लिखित में लिखते हैं तो ऐसे वर्ण कहते हैं, लेकिन अगर हम उच्चारण यानी उनको बोलते हैं तो उन्हें ध्वनि क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। ये ध्वनि चिन्ह कहे जाते हैं और जब इनको हम लिखित में लिखते हैं तो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हुई? वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। यहां से भाषा की शुरुआत होगी। ये सबसे छोटी इकाई है और अगर मैं कहूं कि उच्चारित रूप में सबसे छोटी इकाई तो वो क्या होगी? ध्वनि। वो क्या होगी? ध्वनि। वर्ण के बाद हम चलते हैं। मैंने दो वर्णों को मिलाया और यहां पर कुछ लिखा और दो वर्णों को मिलाकर जब एक सार्थक कोई भी इकाई हो जाती है सबसे छोटी, तो वो क्या कहलाती है? शब्द। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण और दो वर्णों का जो मेल होता है वो शब्द कहलाता है। लेकिन कब? जब सार्थक हो, उसका कोई अर्थ बनता हो। तो वर्ण और वर्ण से क्या बनता है? शब्द। और शब्द को अगर हम संक्षिप्त रूप में परिभाषित करें तो क्या होगा? वर्णों का सार्थक समूह। अब सार्थक क्यों? क्योंकि अगर इसी शब्द को मैं उलट के लिख दूं, क्या इसका कोई अर्थ होगा? कुछ बच्चे जिनके दिमाग में परिभाषा रहती है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। लेकिन आपके सामने मैंने दो वर्ण रखे, एक भ वर्ण है, बड़ी की मात्रा अ वर्ण है, दोनों को मिला दिया, लेकिन ये शब्द नहीं कहा जाएगा जब तक इसका कोई अर्थ नहीं हो। जब तक इसका कोई अर्थ नहीं हो। लेकिन जैसे मैंने इन वर्णों को यहाँ पर भी रखा है और वर्ण यहाँ पर भी है, लेकिन दोनों में से सार्थक कौन सा है? अभी। ये आपके सामने एक शब्द है क्योंकि इसका कोई न कोई अर्थ है। तो वर्णों के मेल से बना शब्द। आगे बढ़ते हैं। साधारण सा वाक्य में लिख रहा हूं, मैं पढ़ता शब्दों का सार्थक समूह जो है वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है, जब तक कि वो एक इकाई के रूप में अर्थ प्रकट न करे। यदि मैं केवल हूँ पढ़ता लिखूं तो भी ये शब्द वाक्य नहीं होगा। हूँ पढ़ता मैं, क्योंकि ये व्यवस्थित नहीं है और एक सार्थक अर्थ नहीं दे रहा है। तो वाक्य की परिभाषा क्या हुई? शब्दों का सार्थक समूह जो एक इकाई के रूप में आपके सामने व्यवस्थित हो और इकाई के रूप में उसका एक अर्थ बनता हो। तो शब्द के बाद क्या आगे? वाक्य। और वाक्य को परिभाषित करेंगे तो शब्दों का सार्थक
सार्थक समूह। भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्दों का सार्थक समूह वाक्य, और वर्णों का जब सार्थक समूह हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। तो आज हम भाषा की वह इकाई जो व्यवस्थित होती है, शब्दों के मेल से बनती है और एक इकाई के रूप में अर्थ प्रकट करती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे कहते हैं वाक्य। जैसा कि हमारे पाठ्यक्रम में, 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में व्याकरण में जो है शब्द, जो वाक्य है वो अर्थ के आधार पर दिए गए हैं। तो आज हम वाक्य का अर्थ के आधार पर अध्ययन करेंगे। अर्थ के आधार पर आगे बढ़ते हैं। वाक्य अर्थ के आधार पर, लेकिन सीधे अर्थ के आधार पर भेद बताने से पहले हम चलते हैं कि वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं, आखिर वाक्य बनता किससे है। जिन शब्दों के मेल से जो सार्थक समूह बनता है उसमें कुछ उसके अंग होते हैं, जिनको कर्ता, क्रिया और कर्म कहा जाता है। मुख्य रूप से वाक्य के 2 अंग होते हैं। सबसे पहले कर्ता और दूसरा क्रिया। हालांकि कर्म भी इसका भाग होता है, लेकिन बिना कर्म के भी वाक्य हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता है। तो वाक्य के जो 2 प्रमुख अंग है, वो पहला है कर्ता और दूसरा है क्रिया। व्याकरण की भाषा में इसको और 2 अंग माने जाते हैं। कर्ता का जो विस्तार होता है उसी को क्या कहते हैं? उद्देश्य। क्या कहा जाता है? उद्देश्य। और जो क्रिया का विस्तार होता है विधेय। इसी को हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। सामने वाक्य लिखा हुआ, वही वाक्य मैं थोड़ा सा बदल के लिखता हूं। मोहन पढ़ता। आपके सामने एक पूरा वाक्य है जो इकाई के रूप में, शब्दों का मेल है, इकाई के रूप में एक अर्थ प्रकट करता है पूरा। मोहन पढ़ता है। सबसे पहले अगर ध्यान दें तो इसमें मोहन क्या है? कर्ता। और पढ़ता है क्या है? क्रिया। क्रिया। अगर हम कहें तो ये कर्ता का क्या है? विस्तार है। और ये क्या है? क्रिया का विस्तार। हिंदी में पहले परिभाषा रखने की जरूरत नहीं, शब्दों से बात कीजिए, वाक्य से बात कीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। आपके सामने वाक्य है मोहन पढ़ता है, तो मोहन यहाँ पर क्या है? कर्ता है। और कर्ता के बारे में जो पूरी बात कही गई, ये कर्ता है, और कर्ता के बारे में क्या कहा गया है? पढ़ता है। तो ये कर्ता के बारे में कहा गया है, और ये खुद कर्ता यहाँ पर मोहन है। तो कर्ता का विस्तार क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा। और जो क्रिया का विस्तार है वो क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। तो स्पष्ट हो गए वाक्य के 2 भाग। पहला कर्ता का विस्तार, उसे आप क्या कहेंगे? उद्देश्य। दूसरा भाग क्रिया का विस्तार, उसे आप क्या कहेंगे? विधेय। तो वाक्य में 2 अंग माने जाते हैं, क्रिया, एक कर्ता। जो कर्ता का विस्तार है वो उद्देश्य कहलाएगा, और जो क्रिया का विस्तार है वो क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। तो वाक्य के 2 प्रमुख अंग कौन से हुए? उद्देश्य और विधेय। एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। इसे क्या कहेंगे? कर्ता का विस्तार।
इसे हम क्या कहेंगे? क्रिया का विस्तार, जैसा अभी आपने उदाहरण में देखा। आगे बढ़ते हैं। वर्ण से शुरुआत की, शब्द पे आए, वाक्य पे आए, वाक्य के अंगों पे आए, अब वाक्य के भेद। एक तो आपके सामने लिखा हुआ, दूसरा कोई मुझे बताएगा किसी को याद? एक तो आपके सामने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, लेकिन और कोई? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। रचना का मतलब बनावट, बनावट के आधार पर, यानी शब्द कैसे बने, और अर्थ के आधार पर। बैठिए, बहुत अच्छा। अगर किसी को याद हो कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद अगर कोई बता करती, सरल, मिश्रित और संयुक्त। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपने कौन सा बताया? सरल वाक्य। दूसरा मिश्र वाक्य, और तीसरा संयुक्त वाक्य। ये 3 तरह के भेद जो आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अभी जो हमारे 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में है वो अर्थ के आधार पर है, लेकिन रचना के आधार पर जो भेद है वो पहला भेद है सरल, मिश्र और संयुक्त। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। हमारे दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में जितने भी हम वाक्य बोलते हैं, कहीं न कहीं उसका अर्थ निकलता है। कभी हम प्रश्न पूछते हैं, कभी हर्ष या आश्चर्य के वाक्य होते हैं, कभी किसी को आज्ञा देते हैं, कभी किसी का भला चाहते हैं। दिन भर में जितने भी हम वाक्य बोलते हैं वो सारे के सारे वाक्य अर्थ के आधार पर पाए जाते हैं, इसलिए उनकी परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। जितने भी आप वाक्य बोलते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हम साधारण वाक्यों का प्रयोग करते हैं। कई बार किसी के ऊपर कटाक्ष कर लेते हैं, कई बार हम एक क्रिया होती है, होगी तब दूसरी क्रिया होगी कि शायद वो आए या नहीं आए, संदेह होगी। अगर वह आता तो मैं जाता, सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, शायद कल बारिश हो, संभावना हो गई, सूर्य पूर्व दिशा से उदय हुआ। सिंपल बात आपको कह दी गई, साधारण बात बताई गई, साधारण क्रिया के बारे में बताया गया। एक एक वाक्य आपसे पूछूंगा और अपने आप भेद पता चल जाएगा कि अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं। कोई भी एक वाक्य बोलिए। हाँ प्रियंका, कोई भी एक वाक्य। मोहन विद्यालय जाता है। मोहन विद्यालय जाता है। वेरी गुड, बैठिए। बिल्कुल साधारण सा वाक्य देखिए, मोहन विद्यालय जाता। ये वाक्य का एक भेद हो गया, क्योंकि इसका कहीं न कहीं अर्थ है। कहने वाला किसी की क्रिया के बारे में बता रहा है, किसी के काम के बारे में साधारण रूप से बता रहा है, कहीं कोई संदेह नहीं है, कहीं कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, कहीं कोई नेगेटिव या नकारात्मक तरीका नहीं है पूछने का, सीधी बात कही गई है, एक सीधा तरीका बताया गया है, जिसे हिंदी में कहते हैं विधान। क्या कहते हैं? विधान। कई बार हम शब्दों का प्रयोग करते हैं कि विधि का विधान ऐसा ही है, विधि का तरीका, ठीक है। विधान का मतलब होता है तरीका, तो ये एक भेद बन जाएगा, कौन सा? विधान वाचक। तो अर्थ के आधार पर एक भेद हो गया, विधान वाचक। आपके सामने वाक्य लिखा हुआ मोहन विद्यालय जाता है। इसी को हम 10 तरह से बोल सकते हैं, 6-7 तरह से बता सकते हैं, इसी को बदल के बता सकते हैं। मैं यदि पूछूं कि इसको आप नेगेटिव बना दें, नकारात्मक बना दें, निषेधवाचक बना दें, तो क्या होगा हुसैन? अगर इसी वाक्य को आप ऐसे बनाओ कि नहीं का अर्थ, तो कोशिश करो। मोहन विद्यालय जाता है, इसको नेगेटिव बना दो, नहीं के अर्थ में, नहीं लगा के इसको वापस बनाओ। मोहन विद्यालय नहीं जाता। मोहन विद्यालय नहीं जाता। वेरी गुड, बैठिए। मोहन विद्यालय नहीं जाता।
दिन हम ऐसे वाक्य बोलते रहते हैं, मैं ये नहीं करूँगा, मुझसे ये नहीं होगा, मैं स्कूल नहीं जा सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता। जहाँ भी नहीं आता है वहाँ नहीं का अर्थ मना के अर्थ में हो जाता है, और हिंदी में इसको व्याकरण की भाषा में निषेधवाचक बोलते हैं। और ये निषेध शब्द जहां भी आप जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, या कोई बड़ा ऑफिसर अंदर बैठा है कार्यालय में, बाहर लगा रहता है, प्रवेश निषेध यानी मना है, अंदर आना मना है, तो शब्द बन गया निषेधवाचक, नकारात्मक के रूप में, मना करने के अर्थ में। तो दूसरा इसका ये, देखिए वाक्य एक ही है, सरल तरीके से चलिए। एक में बताया जा रहा है कि मोहन विद्यालय जाता है, सिंपल सरल तरीका बताया जा रहा है, साधारण बात बताई जा रही है, साधारण क्रिया का रूप बताया जा रहा है कि कार्य हो रहा है। दूसरे में मना के अर्थ में कि कार्य नहीं हो रहा है। तो दो भेद, हमने पहले परिभाषा नहीं याद की, पहले वाक्य के भेद नहीं याद की, वाक्य के भेद हमारे जो दिन प्रतिदिन हम जो वाक्य बोलते हैं उन्हीं के अंदर से निकलते हैं। तो पहला कौन सा बन गया? विधानवाचक। दूसरा कौन सा बन गया? निषेधवाचक। इसी को यदि हम प्रश्न के रूप में बदला, दक्षिण, इसी को प्रश्न के रूप में बना दो, क्या मोहन विद्यालय जाता है? बहुत बढ़िया, क्या मोहन विद्यालय जाता है? और ऐसे वाक्यों की सबसे बड़ी विशेषता, उनके पीछे कौन सा चिन्ह लगा हुआ मिलेगा आपको? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ मिलेगा। क्या मोहन विद्यालय जाता है? साधारण तरीके में क्या कहा? मोहन विद्यालय जाता है। उसको नकारात्मक रूप में कह दिया, मोहन विद्यालय नहीं जाता है। और उसी में एक अलग तरीके से कह दिया, क्या मोहन विद्यालय जाता है? तो हमने क्या पूछा यहाँ पर? प्रश्न पूछा। और हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में ऐसे कई दिन भर हम वाक्य बोलते रहते हैं और उनका कहीं न कहीं अर्थ निकलता है, अलग अलग तरीके से अर्थ बोलने वाले का क्या वे है, किस तरीके से वो प्रश्न पूछ रहा है, संदेह व्यक्त कर रहा है, तरीका बता रहा है, विस्मय है, आश्चर्य है, ये सारा। ठीक है, तो ये एक भेद कौन सा बन गया? प्रश्नवाचक। तो कौन सा भेद? तीसरा, प्रश्नवाचक। आगे बढ़, इसी को संदेह में बदल दिया, जिसमें संभावना रहती है कि काम होगा या नहीं होगा, हम बिल्कुल उसके लिए ये निश्चित नहीं है कि कार्य ये हो। मोहन का विद्यालय जाना निश्चित नहीं होना चाहिए, वहां पर ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जी, शायद मोहन विद्यालय जाए, शायद मोहन विद्यालय जाएगा। वही वाक्य है और उसी को अलग अलग तरीके से हम बोल रहे हैं बैठे। तो यहाँ पर क्या है? आकांक्षा, क्या आप निश्चित तौर पे कह सकते हो कि मोहन विद्यालय जाएगा ही? तो इसमें क्या है? संदेह है, संभावना है कि मोहन विद्यालय जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। ऐसे कई वाक्य होते हैं, शायद वह आए, हो सकता है आज बारिश हो, तो उसमें संभावना व्यक्त रहती है, कार्य पूरा हो या नहीं हो, इसमें संभावना रहती है, संदेह रहता है। इसीलिए जब संदेह रहता है, बैठिए, तो सीधा का सीधा उसी परिभाषा में ढाल दीजिए, किस प्रकार का वाक्य हो गया? संदेह। तो देखिए, मोहन विद्यालय जाता है, सरल तरीका बताए, विधानवाचक हो गया। मोहन विद्यालय नहीं जाता है, नकारात्मक हो गया, निषेधवाचक हो गया। क्या मोहन विद्यालय जाता है? हमने प्रश्न किया, प्रश्नवाचक हो गया। शायद मोहन विद्यालय जाएगा, संदेहवाचक हो गया। लेकिन और भी है जो हम उन वाक्यों को अलग तरीके से भी कह सकते हैं। कई बार हम दूसरे को आज्ञा देते हैं, ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं, और वो वाक्य उसी तरीके का हो जाता है। इसी वाक्य को लेकर चलेंगे अंत तक, जितने भी भेद हैं ज्ञान, इसी वाक्य को ऑर्डर में, आदेश में बदल दीजिए। मोहन विद्यालय जाओ, मोहन विद्यालय जाओ।
मोहन विद्यालय। आपने यहाँ पर क्या दे दिया? आदेश, हुक्म दे दिया, और हुक्म देते ही, आदेश देते ही वो वाक्य किस प्रकार का हो गया? आदेशवाचक वाक्य हो गया। जैसा हम बोल रहे हैं, जहाँ संदेह संदेहवाचक, जहाँ आपने सरल तरीका बताया विधानवाचक, जहाँ नकारात्मक हुआ नेगेटिव हुआ निषेधवाचक हो गए, और यहाँ पर आज्ञा दी आपने तो आज्ञावाचक भी हो जाएगा, आदेशवाचक भी हो जाएगा। हम इसको आज्ञावाचक कहते हैं क्योंकि आज्ञा है यहाँ पर। आज्ञावाचक या फिर आदेशवाचक। पांच प्रकार के होंगे और कुल होते कितने हैं? 8। साधारण वाक्य बोले, कोई परिभाषा नहीं याद। परिभाषा याद करोगे पहले तो दिमाग में कहीं ना कहीं संदेह रहता है कि विधानवाचक है, जो विधान बताते हैं। वाक्य पहले, उदाहरण आपके सामने है, और 5 तरह के वाक्य। क्या हमारे दैनिक जीवन में इन वाक्यों का हम उपयोग नहीं करते? बाहर से बच्चा आता है, अंदर शिक्षक खड़ा है, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो उसने क्या पूछा? उधर से जवाब दिया, जी आ जाइए। क्या हुआ? आदेश हो गया। तुम खड़े हो जाओ, आदेश हो गया। बैठ जाओ, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। वाह क्या बात। अलग अलग तरीके हैं, उन्हीं तरीकों में उनकी परिभाषा बिल्कुल बन जाती है। शब्दों से बात करें, वाक्य से बात करें, अपने आप 5 भेद देखिए आपके सामने बने, एक ही वाक्य से बने, और ये साधारण वाक्य है, उसी से हमने बनाया। मोहन विद्यालय जाता है, मोहन विद्यालय नहीं जाता है। क्या मोहन विद्यालय जाता है? शायद मोहन विद्यालय जाएगा या जाता है। मोहन विद्यालय चल। 5 प्रकार के भेद हो गए, और वो 5 प्रकार के भेद कौन कौन से हो गए? सबसे पहला विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक और आज्ञावाचक। 3 प्रकार के भेद और रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाएं। इसमें आश्चर्य होना चाहिए, या फिर खुशी होनी चाहिए, या फिर कोई ऐसा वाक्य बोल, इससे हटकर भी वो वाक्य हो सकता है। कोई ऐसा वाक्य बोल, इसी को भी आप बना सकते हैं। क्या इसी को भी कोई बना सकता है जिसमें विस्मय हो, आश्चर्य हो? वाह क्या मोहन स्कूल जाता नहीं, और सुधारी। हाँ, अरे मोहन विद्यालय जाने लगा। अरे मोहन विद्यालय जाने लगा, आपका भी थोड़ा सही है, ठीक है। वाह मोहन विद्यालय जाने लगा, ठीक है। इधर उसको थोड़ा बदल दिया है, अरे मोहन विद्यालय जाने लगा। अरे विद्यालय जाने लगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? आश्चर्य हो गया, और इसे विस्मय कहते हैं, विस्मयादि वाचक। यहाँ विस्मयादि बोधक का चिन्ह भी लगा हुआ है, तो इसे हम लिखेंगे विस्मयादि वाचक। चैप्टर हो चुके हैं, 7 कौन सा बचा है? इच्छा वाचक। इसको बदल के बता सकते हैं? और कोई? प्रतीक? मोहन विद्यालय जाना चाहता है। और कोई? इच्छा होनी चाहिए उसमें, इच्छा प्रकट होनी चाहिए कहीं न कहीं। काश मोहन विद्यालय जाए। काश मोहन विद्यालय जाए। काश मोहन विद्यालय जाए। काश मोहन विद्यालय। यहाँ देखिए इच्छा प्रकट की हुई है कहीं न कहीं, उसके मन में इच्छा है कि काश मोहन विद्यालय जाए, काश आज बारिश हो, तुम्हारी उम्र लंबी हो या तुम दीर्घायु हो। इसमें इच्छा प्रकट है, ठीक है। तो ये हो गया इच्छा। इच्छावाचक एक उदाहरण जो हमेशा पूछा जाता है वो है आपका दिन मंगलमय, मंगलमय
वाचक जिसमें एक क्रिया होगी तभी दूसरी क्रिया होगी। आप अपनी तरफ से दूसरा वाक्य भी बता सकते हैं, उसी को भी बदल सकते हैं। अगर मोहन आता तो मैं विद्यालय जाता। अगर मोहन आता तो मैं विद्यालय जाता। आता तो मैं विद्यालय। देखिए दो भाग हैं यहाँ। अगर मोहन आता तो मैं विद्यालय जाता। मोहन आएगा तभी विद्यालय जाने की क्रिया पूरी होगी। तो इस क्रिया पे दूसरी क्रिया निर्भर है, पहली क्रिया पे दूसरी क्रिया निर्भर है, तभी वो वाक्य पूरा होगा। इसमें कहने की संकेत, संकेत का मतलब मोहन के आने का संकेत है। मोहन आएगा तभी मेरे जाने का संकेत है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? संकेत। देख लीजिए बातों में जितने हमने बात की बोले, कोई परिभाषा बताने की जरूरत नहीं पड़ी। सारे वाक्य 8 प्रकार के वाक्य आपके सामने उपस्थित हो। तो 8 प्रकार के ये भेद कौन से? हमने वर्ड से शुरू किया और लास्ट अंतिम संकेतवाचक वाक्य तक हम पहुंचे। इसके बारे में आप देख लीजिए, मैं आपको पूरा बता देता हूँ फ्लैश कार्ड के माध्यम से। देखिए, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या? वर्ड। सेकंड स्टेप में देखिए, वर्णों का सार्थक समूह शब्द। कंटिन्यू चल रहे हैं। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य। वह पढ़ रहा है, वाक्य। उसके बाद आगे चलते हैं। वाक्य के अंग, वाक्य के जो अंग है वो 2 हैं। सबसे पहले उद्देश्य, दूसरा विधेय। सामने एक वाक्य लिखा हुआ है, मोहन पढ़ता है। मोहन क्या है? वाक्य का उद्देश्य, कर्ता का विस्तार है। और ये विधेय क्या? क्रिया का विस्तार है, पढ़ता है। 2 भाग कौन से हुए? 2 अंग। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य यानी कर्ता का विस्तार, विधेय यानी क्रिया का विस्तार। पूरा वाक्य क्या बना? मोहन पढ़ता है, या मोहन ने पुस्तक पढ़ी, या मोहन पुस्तक पढ़ता है। आगे चलते वाक्य के भेद, जो कि आपके नवी कक्षा के पाठ्यक्रम में अर्थ के आधार पर। सबसे पहले हमने पढ़ा विधानवाचक। क्या पढ़ा? विधानवाचक। आपके सामने कई उदाहरण हैं। देखिए, चीनी मीठी होती है, सूर्य पूर्व से उगता है, दूध उजला होता है, राम अयोध्या के राजा थे। सिंपल बात बताई गई, साधारण बात बताई गई, साधारण विधान बताया गया, साधारण तरीका बताया गया, क्रिया के होने के बारे में बताया गया है। तो वो इसमें आएंगे, विधानवाचक में आएंगे। उसके बाद आज्ञावाचक, जहाँ आज्ञा का भाव, तुम बैठ जाओ, आज्ञा दी, कृपया खड़े हो जाइए, आज्ञा है, कृपया सब शांत रहे। और इसमें प्रार्थना का भाव भी होता है, हे प्रभु रक्षा कीजिए। निषेधवाचक नकारात्मक बन जाएगा, अंश विद्यालय नहीं जाएगा, रात में बिजली नहीं रहती, उसने बात तक नहीं की, गोलू पाठ नहीं पढ़ता। हर जगह नहीं का, मना का, मत का भाव है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक, क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे, कितना, इस प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? क्या आप रायगंज में रहते हैं? आप क्या खाना पसंद करेंगे? स्वास्थ्य अब कैसा है? कहीं न कहीं कैसा, क्या, कहाँ, ये प्रश्न किए गए। अगला इच्छावाचक, काश मेरे भी पंख होते। यहाँ पर देखिए आया हुआ है, काश मोहन विद्यालय जाए। इच्छा प्रकट की गई, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये कई बार पूछा जाता है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे और 9 वर्ष की बधाई। जब विस्मय हो, आश्चर्य हो, हर्ष हो, क्रोध, ग्लानि, घृणा होती है। कई बार हम गंदगी देखते हैं, छी कितनी गंदगी है, वहाँ आपको कहीं न कहीं घृणा का भाव आया। देखिए, अरे इतने बड़े हो गए, आहा क्या मौसम। तो वहाँ आप दुख थोड़ी है, या दुखी हो, आपको दुख थोड़ी हुआ, वहाँ आपको आश्चर्य हुआ, खुशी हुई, हर्ष हुआ। मुंह नोच लूंगा जब गुस्सा आता है, क्रोध आता है, हाय मैं तो डर ही गई। यहाँ पर भय का भाव है। और अंतिम देखिए, संदेहवाचक। इसके बाद एक और है, संभव है आज धूप निकले, जरूरी नहीं, संभावना है, संदेह, संभवतः मैं जीत जाऊं, श्योर नहीं है, तय नहीं कि मैं जीतूं।
लेकिन मन में कहने के उसको संदेश संभावना व्यक्त की जा रही है। और अंतिम देखिए संकेतवाची, जिसमें एक क्रिया होगी तो ही दूसरी क्रिया होगी। जैसे जब धूप निकलेगी तब कपड़े धोएंगे, धूप निकलेगी तब कपड़े धोएंगे, धूप निकलने की क्रिया होगी तब दूसरी क्रिया होगी। आप होते तो इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती, यहाँ नहीं है तो इसको नकारात्मक नहीं समझे। कहीं न कहीं एक क्रिया पे दूसरी क्रिया यहाँ पर निर्भर है। और अंत में यदि तुम पढ़ते तो उत्तीर्ण जरूर होते, यदि तुम पढ़ते तो उत्तीर्ण जरूर होते। पढ़ने की क्रिया पूरी होती तो उत्तीर्ण होने की क्रिया पूरी। इस प्रकार ये अर्थ के आधार पर वाक्य के जो आज हमने साधारण भेद पढ़े, अर्थ के आधार पर सारे वाक्य कभी भी परीक्षा में आ जाए, कैसे भी आ जाए, वाक्य को पढ़िए और पढ़ने के बाद सोचिए कि किस वे में कहा गया, किस तरीके में कहा गया है, और आसानी से आप इनको समझ पाएं।